हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था और मशीन लैंग्वेज समझा था, असेंबली लैंग्वेज समझा था, ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन समझी थी। तो हमारा बस एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर या फिर इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के पहले, स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा पोर्शन रह गया है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। चलिए बिना वक्त वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। किसी भी मतलब बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ले लो या फिर सीएस कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो पता ही होता है कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या होता है। फिर से देखते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बारे में, देखते हैं, जानते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के पहले मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल होते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए हाई लेवल लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है C++, पाइथन ले लो, जावा ले लो, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक, देखो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस यही है कि लो लेवल लैंग्वेज कोई एक प्लेटफॉर्म में काम करेगा और हाई लेवल लैंग्वेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज कोई एक पर्टिकुलर मशीन के लिए डिफाइन है और हाई लेवल लैंग्वेज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफाइन है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इतनी बात क्लियर। देखो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखा है, तो ये डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की डेफिनेशन। उसके पहले मैं एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू सोर्स कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरप्रेटर और कंपाइलर उसी में मैं बताऊंगा। पहले सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को देखने के बाद इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस अपन समझेंगे। देखो सोर्स कोड क्या होता है। देखो सोर्स कोड का मतलब होता है कि जब हम, ध्यान से समझिएगा, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। सोर्स कोड का मतलब होता है कि जब हम, ठीक है, जब हम इंग्लिश वाले वर्ड, ठीक, जब हम इंग्लिश वाले वर्ड यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, हम यानी कि यूज़र की बात हो रही है यहाँ पे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। जब हम, मतलब यूज़र जब इंग्लिश वाले वर्ड यूज़ करके प्रोग्रामिंग करता है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, कोई भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करते टाइम पे यूज़र को तो इंग्लिश ही आता है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा इंग्लिश में ही देगा, इंग्लिश वर्ड में इंस्ट्रक्शन देगा। फॉर एग्जांपल एडिशन का इंस्ट्रक्शन देगा तो वो
वर्ड में वो इंस्ट्रक्शन बताएगा। सब्सट्रैक्शन का वाइल करके एक इंस्ट्रक्शन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस टाइप के कई सारे इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। यहाँ तक बात क्लियर। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ठीक, यूज़र ने इंग्लिश वर्ड यूज़ करके, है ना, इंग्लिश वर्ड यूज़ करके प्रोग्रामिंग किया हाई लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन तो वो इंग्लिश वर्ड नहीं समझेगा, है ना। जो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा उसके उस इंस्ट्रक्शन के पीछे एक मशीन कोड ऑलरेडी असाइंड होगा, तो वो मशीन कोड को वो लेगा और उस इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसका रिजल्ट बना के देगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है? सोर्स जो भी इंग्लिश लाइक वर्ड है उसको मशीन कोड में चेंज करता है। सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बात करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, यहाँ पे भी देखो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड का मतलब होता है जो भी वो इंफॉर्मेशन लेगा वो बाइनरी के फॉर्म में लेगा। और यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है, ये भी तो देखो, ये मशीन लैंग्वेज भी तो बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि बाइनरी में इंफॉर्मेशन लेना, और यहाँ पर भी बाइनरी में ऑब्जेक्ट कोड भी बाइनरी में इंफॉर्मेशन लेता है, मशीन लैंग्वेज भी बाइनरी में इंफॉर्मेशन लेता है, मगर दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आगे चल के बताता हूँ कि इसमें इन मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट, मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज में होता है, और ऑब्जेक्ट कोड वो भी मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, उसमें एक डिफरेंस है, वो अपन समझते हैं थोड़ी देर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर की। देखो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या होता है, मान लो कोई भी हमने प्रोग्रामिंग की। ठीक है, सबसे पहले इंटरप्रेटर को अपन समझते हैं। हमने मान लो कोई भी 8 लाइन का प्रोग्रामिंग किया, तो लेट अस कंसीडर कि मैंने इस टाइप से एक 8 लाइन का 5 6 7 8 लाइन की एक प्रोग्रामिंग मैंने की, प्रोग्रामिंग मैंने दिया सोर्स कोड को। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या है? सबसे पहले इंटरप्रेटर को समझो क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, मगर वो जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है वो क्या करता है? सीरीज वाइज करता है, यानी कि सीरियल वाइज करता है। सीरियल वाइज का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा, लाइन 1 में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उस इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन वो सेकेंड लाइन में मूव करेगा, फिर सेकेंड लाइन में मूव करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन में मूव करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4th लाइन में कोई एरर आ गया। ठीक है, 4th लाइन में कोई एरर आ गया, तो थर्ड लाइन में इंस्ट्रक्शंस को उसने ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही वो चौथी लाइन में गया तो वहाँ पे उसको एरर फाउंड हुआ, तो वहीं पे क्या होगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। वहीं पे क्या होगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, और जब तक वो लाइन 4 में जो भी एरर आया है प्रोग्रामिंग में उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो 5th लाइन में नहीं जाएगा। तो सिमिलरली फिर वो 5th, जैसी 4th लाइन का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका एरर जो भी फाउंड हुआ है उसको क्लियर करोगे, फिर 5th लाइन में जाएगा, फिर वो 5th लाइन का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर 6th लाइन में जाएगा, फिर से देखा कि 6th लाइन में क्या आया, एरर फाउंड हुआ, तो फिर उस एरर जैसे ही फाउंड होगा तो फिर से प्रोग्राम रुक जाएगा, फिर जैसे ही 6th लाइन के एरर को क्लियर करेगा फिर उसके बाद
7th लाइन के प्रोग्राम में जाएगा। तो इस टाइप से 1 बाय 1 एक एक करके लाइन के इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके फिर वो एग्जीक्यूट करके देता रहता है। ठीक है, इस टाइप से 1000 लाइन का यदि प्रोग्रामिंग होगा और बीच में 10 करके कई सारे एरर हो गए, तो एक एक करके उसको एरर को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके पूरा प्रोग्राम उसका परफॉर्म हो पाएगा मशीन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे टाइम लगता है। इस पे क्या होता है, यदि इंटरप्रेटर से हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब हम इसी को यदि कंपाइलर में बात करें, कंपाइलर में भी मान लीजिए कि 10 लाइन का प्रोग्राम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या करेगा कंपाइलर में ये करेगा कि पूरा होल प्रोग्राम को वो क्या करेगा, एक साथ उसको इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको रिजल्ट बना के देगा। पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा करेगा। जैसे इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन करते थे, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे होल प्रोग्राम को वो पैरेलली उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके उसको एग्जीक्यूट करके देगा। इतनी बात क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पूरे प्रोग्राम में जितने भी एरर आएंगे वो पॉपअप करके शो कर देगा, मतलब इकट्ठा एरर वो बता देगा कंपाइलर में, और उस एरर को आप क्लियर करके पूरे प्रोग्राम को आप सक्सेसफुली रन करवा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बीच में। ठीक है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है, यहाँ पे लिखिए इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सीरियली। मैंने बताया ना, समझाते टाइम में मैंने बताया था इंटरप्रेटर कैसे सीरियली काम करता है। सीरियली वाइल कंपाइलर converts the source code into object code parallelly। ठीक, पैरेलली में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस मुझे समझाना था, वो मैंने समझा दिया। तो जो भी मैंने बताया उसको डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि इट रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और कंपाइलर का मतलब होता है इट रीड्स द होल प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जो मशीन जो समझता है लैंग्वेज को, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल में रहता है और ऑब्जेक्ट कोड का भी मतलब जो हाई लेवल में रहता है, जिसको हम मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के लिए मशीन कोड असाइंड है, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लो एडिशंस के लिए, एडिशंस इंस्ट्रक्शंस के लिए एक मशीन कोड असाइंड है। फॉर एग्जांपल एक हेक्सा कोड ले लेते हैं। हेक्सा कोड यानी कि इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा कोड ले लिया। तो एडिशंस इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कोड काम करेगा, यही मशीन कोड उस पर्टिकुलर एडिशन इंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है, यानी कि इस मशीन कोड को और कोई इंस्ट्रक्शंस में हम काम में नहीं ला सकते। मगर मान लो एडिशंस के लिए इस हाई लेवल लैंग्वेज में एडिशंस के लिए मान लो FF करके कोई हेक्सा कोड असाइंड है। फॉर एग्जांपल एडिशन इंस्ट्रक्शंस वो समझ रहा है FF हेक्सा कोड से। ये
हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि ये जो FF है, ये जो FF जो हेक्सा कोड है, ये एडिशन इंस्ट्रक्शंस को तो परफॉर्म करेगा, साथ ही साथ वो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वन मशीन कोड। यानी कि एक मशीन कोड से वो एक से ज़्यादा या फिर मेनी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, उसको ही हम ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कहते हैं। मगर ये लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस के लिए एक मशीन कोड ही परफॉर्म कर सकता है। एक मशीन कोड सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है, और यहाँ पे एक मशीन कोड कई सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। देखो ये छोटे छोटे से डिफरेंस जो होते हैं ना, वो कभी भी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में या फिर सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का डिफरेंस यहाँ से पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड के बीच का डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो ये सब जानकारी होना, मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही था दिस आर ऑल अबाउट द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मूव करेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर में सबसे पहले एक्सटर्नल आर्किटेक्चर फिर इंटरनल आर्किटेक्चर में जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर लेके आते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, है ना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।